हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय दीपक सर। तो इसमें हम आज नया लेक्चर शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेक्टर अलजेब्रा। तो हाय फ्रेंड्स, नए लेक्चर को देखने से पहले जानना आपको ये ज़रूरी है, एक आस्था एक विश्वास के साथ हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर इस विश्वास को जानते हुए कि अगर आस्था है तो बंद दीवार में भी रास्ता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। चलिए आज का हम जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा बेसिकली जो हमारा वेक्टर्स है उसका अलजेब्रा है। यानी कि वेक्टर अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स जो है ये अलजेब्रिक जो भी क्वांटिटी है उसको हम वेक्टर्स के अंतर्गत, जो अलजेब्रिक क्वांटिटी विथ रिलेटेड वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। तो इसमें हम सबसे पहले स्केलर्स को डिफाइन करेंगे। तो स्केलर्स क्या होते हैं, तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता, उसे हम बोलते हैं स्केलर्स, अदिश बोलते हैं। ठीक है, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसको मेजरमेंट या मापने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, अदिश, जिसको हम स्केलर्स बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमारा मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है। जो हमारा है मास, द्रव्यमान है, फिर उसके बाद वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, चार्ज है, टेम्परेचर है, ईटीसी। ये सारी जो क्वांटिटी हैं वो हमारी हैं स्केलर्स, उसको हम जानते हैं स्केलर्स। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही आपको देखने से लगेगा कि इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन देखते हैं ना, कि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इसमें रिक्वायरमेंट है। बट जब आप वेक्टर्स का आगे डिफिनीशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो वास्तव में एक स्केलर्स ही है, वेक्टर्स नहीं है। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को तो सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन लॉ ऑफ जो वेक्टर एडिशन होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रेंड्स एक स्केलर क्वांटिटी है, या यूं कहें तो एक हमारा स्केलर्स है। ठीक है, तो ये स्केलर्स है। आगे देखिए, तो अगर आप स्केलर्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे तो अगला हम देखते हैं वेक्टर्स। व्हाट इज द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए वेक्टर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कोई भी हमारी भौतिक राशि है और उस भौतिक राशि में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट आल्सो सेटिस्फाई द वेक्टर एडिशन लॉस, या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो हमारा वेक्टर एडिशन है उसको भी ये फॉलो करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों को तो फॉलो करना ही है। इसके साथ आपका एक और लॉ आ जाता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड आल्सो सेटिस्फाई द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट इसी को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसीलिए हम इसको स्केलर्स की कैटेगरी में रखते हैं। नहीं तो वास्तव में ये हमारा ऐसे देखने चलेगा कि ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है फ्रेंड्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर्स है। बट रियल में ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा स्केलर्स में ही आता है। ठीक है, या स्केलर क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो हम वेक्टर्स को क्या, वेक्टर्स किसे कहेंगे, तो वेक्टर्स जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को जो होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वही हमारा कहलाएगा वेक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। तो एग्जांपल्स में जैसे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, फोर्स है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये सारी हमारी आ जाएंगी किसमें, वेक्टर्स में।
क्योंकि ये हमारा जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वही स्पीड हमारा आ जाएगा स्केलर्स में, ठीक है। और उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में भी अंतर है। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका है, जो डिस्टेंस है वो हमारा स्केलर्स में आ जाएगा, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर्स में आ जाएगा। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बट डिस्टेंस हमारा कभी भी न तो शून्य होगा न निगेटिव होगा, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स आपका डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव भी, ये तीनों हो सकता है। तो यही मेन डिफरेंस है, देयर इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। द डिस्टेंस इज only positive but the displacement is the negative, positive और जीरो। तो यही है अंतर। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा वेक्टर्स है और डिस्टेंस आपका स्केलर्स है। तो ये कुछ डिफरेंस है। अब देखिए ला ऑफ, हम जानते हैं ला ऑफ स्केलर्स, जो हमारे स्केलर्स हैं अदिश हैं वो कुछ लाज को भी सेटिस्फाई करती हैं, होल्ड करती हैं। और वो हमारे लाज ये हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू लॉज, सॉरी थ्री लॉज, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये हमने लॉज लिखे हैं। लॉ ऑफ कम्यूटेशन, लॉ ऑफ कम्यूटेशन, ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन के नियम को भी सेटिस्फाई करते हैं जो स्केलर्स होते हैं। इफ वी कंसीडर द टू स्केलर्स ए एंड बी, अगर हमने ए और बी कोई भी एक, ये दो स्केलर्स ले रखे हैं, तो इसको फ्रेंड्स लॉ ऑफ कम्यूटेशन ये कहता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू हम ऐसे बी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी कि क्रम को चेंज कर दे सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा, जैसे 5+4 इक्वल टू 4+5 लिखेंगे तो ये हमारा 9 ही आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें हमारा कोई भी अगर दो हम स्केलर्स लेते हैं, a and b be the two scalars, then it can be written as a plus b equal to b plus a। ये हमारा लॉ ऑफ कम्यूटेशन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन हुआ। एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारा लॉ ऑफ कम्यूटेशन होता है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी इन्हीं दो स्केलर्स को हम लेते हैं a और b को, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये क्रॉस नहीं है, जो हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट आगे पढ़ेंगे वो नहीं है। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा हुआ है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, दैट इज द कम्यूटेशन लॉ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला जो हमारा है लॉ ऑफ एसोसिएशन। लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एसोसिएशन देखिए, इफ वी कंसीडर द थ्री स्केलर्स, यदि हम तीन स्केलर्स, तीन अदिश ले लेते हैं, जैसे ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी बी द थ्री स्केलर्स, देन बाय द लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, ए प्लस बी, जैसे ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी को एक साथ जोड़ें और सी को बाद में ऐड करें, तब भी हमारा इस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे अगर आप ये मैथमेटिक्स से देखें, 4 प्लस ये आप 2+3 लें, तो इसकी भी वैल्यू यही आएगी, जो 4+2 को एक में ऐड करें और उसके बाद हम 3 को ऐड करें, तो देखिए ये 3 और 2 5 और प्लस 4 ये हमारा 9 होगा, और ये 4 और 2 6 और ये 9, 4 और 2 6 और प्लस 3 ये 9। तो जिस तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है, उसी तरह से अगर हम स्केलर्स को कंसीडर करते हैं तो उस स्केलर्स में भी ये लॉ सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, और तब सी को जोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से आपका लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम तीन ही स्केलर्स कंसीडर करते हैं, और तीन स्केलर्स में देखिए a प्लस बी, यानी कि दो वेक्टर्स का सम करके और मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो जो है
दोनों ये जो है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अगर हमने कोई वेक्टर्स ए स्केलर्स कंसीडर किया हुआ है और इस स्केलर का हम प्रोडक्ट लेते हैं विद द सम ऑफ टू स्केलर्स, दो स्केलर्स के सम के साथ इस हम स्केलर से प्रोडक्ट करते हैं, तो ये होगा एक ए गुणे बी यानी ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर पहले दो हम स्केलर्स को सम करके और उसके बाद तीसरे स्केलर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि जो सी हमारा है इस दोनों पे ऑपरेट होगा ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई सी। दिस इज द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स ये तीन लॉ है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर इज द थ्री लॉस ऑफ स्केलर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये हमारे तीन क्या हुए, स्केलर्स हो गए, ठीक है ना। ये थ्री लॉज हैं स्केलर्स के लिए। अब अगला आपको देखना है, अगला हम हेडिंग बना लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि जो भी हमारे वेक्टर्स हैं उन वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एज ए स्केलर्स तो हमने जान लिया, इसी तरह से अगर हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं और एकदम हमने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है। ये स्केलर्स को बताया हमने, वेक्टर्स को बताया, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स देखे, लॉ ऑफ स्केलर्स को बताया, उसके बाद आपको वेक्टर्स वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे और ये वेक्टर्स क्या होते हैं इसको देखिए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में देखिए कि ये हमारा कोई वेक्टर्स है तो इसको ऐसे एरो के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें ये जो हमारा ये पार्ट है जो इसको हम हेड बोलते हैं, ये वाला जो अग्र भाग है ये अग्र भाग हमारा हेड कहलाता है और ये हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस तरह से हमने वेक्टर लिया तो ये वाला पोर्शन हमारा इसके डायरेक्शन को शो करेगा, ये डायरेक्शन को दिखाएगा। और ये जो टेल है ये टेल हमारा इट इज रिप्रेजेंटेड द मैग्नीट्यूड, ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये मैग्नीट्यूड को दर्शाएगा। यानी स्केलर्स वेक्टर्स में हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। तो ये वाला जो भाग है ये अग्र भाग ये हेड हमारा यही डायरेक्शन को शो करता है और ये वाला भाग ये बाकी टेल वाला जो पोजीशन है ये आपको दर्शाएगा उसके मैग्नीट्यूड को। तो ऐसे अगर हम तीर एरो बना के किसी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें तो ऐसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर ए वेक्टर ए इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 5 वेक्टर ए कैप, तो ये कैप जो हमारा है ये हमारा यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। इसी तरह से अगर ऐसे इसके रिस्पेक्ट में ये जो हम इस तरह से एरो लगा देते हैं तो ये माइनस वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम वेक्टर्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी हमारा वेक्टर्स है तो उस वेक्टर्स को हम इस तरह से बड़े आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहा। आइए अब वेक्टर्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो वेक्टर्स के टाइप्स को जान लेते हैं और उसके बाद हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करेंगे उसको जानेंगे। ये टेकिंग द स्क्रीनशॉट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको इरेज करके नेक्स्ट जो है हम देखते हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अगर हमने समझ लिया तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी होते हैं फ्रेंड्स, तो इसको डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं हम कि जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर देखिए, अगला देखते हैं हम टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में आपका जो होता है ये पहला मान लीजिए पैरेलल वेक्टर्स हमने ले लिया। ऐसे कोई भी हमारा दो वेक्टर्स है और इसके बीच का डिस्टेंस सेम है तो ये हमारा पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर्स है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी हो जाते हैं अगर इसके डायरेक्शन ऐसे दे दिए। ये हमारा कोई ए बी द वेक्टर्स है और बी आपका ये कोई वेक्टर से इसके बीच का डिस्टेंस सेम है, ये हमारा पैरेलल वेक्टर होगा।
एंटी पैरेलल या अपोजिट इसको वेक्टर बोलते हैं, इसी को हम अपोजिट वेक्टर्स बोल सकते हैं। तो अपोजिट वेक्टर्स में ये कोई वेक्टर ए है तो और ये हमारा कोई आपका माइनस वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको हम अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। ये सेकंड हमारा अपोजिट वेक्टर हो गया। इसी तरह से थर्ड भी ऐसे भी वेक्टर्स होता है, ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले लेते हैं, इसके बीच एंगल्स है तो ये हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तो ऐसे कई सारे वेक्टर्स होते हैं। एक अगला जो हमारा वेक्टर है इसको हम देख लेते हैं यूनिट वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये आएगा आपका यूनिट वेक्टर्स। तो इफ वी कंसीडर ए वेक्टर्स देन इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर्स में उसका जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है वो आपका 1 होगा। तो अगर कोई भी हम ऐसे एक वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर्स के लिए फार्मूला होता है ए कैप इक्वल टू आपका वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला होता है कि कोई भी हमारा वेक्टर ए है तो उसका एकांक सदिश इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। जैसे फ्रेंड्स ये हमारा दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स एंड दिस इज द वेक्टर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर और ऐसे, तो इन दोनों को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा है एक है ये यूनिट वेक्टर है फ्रेंड्स, ये हमारा यूनिट वेक्टर्स है। तो यूनिट वेक्टर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद जो हमारा वेक्टर्स है उसको हम कैसे ऐड करते हैं, तो ऐड करने के भी हमारे प्रोसेस हैं, तरीके हैं। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर्स इसको जानते हैं। तो कोई भी हम अगर एक वेक्टर कंसीडर करते हैं और उस वेक्टर के सापेक्ष अगर हम दूसरा कोई वेक्टर्स लेते हैं तो उसको कैसे ऐड किया जाएगा। तो देयर आर टू मेथड्स, इस वेक्टर्स को ऐड करने के दो मेथड्स, दो तरीके हैं। एक हम डायग्राम के थ्रू, एक आपका ट्रायंगल लॉ के थ्रू भी हम ऐड कर सकते हैं और एक हम पैरेललोग्राम के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है। कोई भी अगर दो सदिश हैं तो उन दो सदिशों को डायग्राम के थ्रू हम कैसे ऐड करेंगे, या कोई भी दो सदिश है तो उसको हम डायग्राम के थ्रू कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और किस तरह से वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाएगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, उसके बाद अगला टॉपिक हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स में, मित्रों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।